बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे से। तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे बेटा? मोल तो हम लोगों ने किया था, और सबसे खराब बात यह हुई कि हमने आपसे कहा था कि कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आप करके भेजोगे, सिर्फ 2 लोगों ने भेजा हमको, ठीक है ना? ये सही नहीं है। तो काम करिए, संडे था, संडे को फ्री थे, कहाँ लॉकडाउन में आपको जा कहाँ रहे हो, या वैसे लॉकडाउन उस टाइप का नहीं भी है तो भी आप बाहर निकल कर तो घूमने तो जा नहीं रहे हो, तो कुछ बैठ के करिए, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करते रहते तो दिन भर में 50 क्वेश्चन हो जाता, ठीक है? इसको करिए, ऐसा नहीं चलेगा। चलिए, तो बेटा हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट हम लोगों ने किया था किसको? इक्विवेलेंट वेट को। इक्विवेलेंट वेट को स्टार्ट किया था, जिसको रिप्रेजेंट किया था किससे? कैपिटल ए से ना। और इसके डेफिनेशन बेटा सॉल्व किए हो, भेजे कहाँ हो अर्पित? हाँ, हमने क्या कहा तो व्हाट्सअप करिएगा। सॉल्व किए हो कैसे पता? उसको तो बालाजी फॉर गुड मॉर्निंग बेटा, वो मॉड्यूल मिल जाएगा आपको, क्योंकि हुआ क्या है सिस्टम पर 1 to 4 मॉड्यूल कहीं मिसिंग दिख रहा है, ठीक है? पूरा बना हुआ है, पूरा है, लेकिन वो मिस है, कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको खोजने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, और नहीं आता है तो हम आपको सबको व्हाट्सएप पे जो ऑफलाइन क्लास का वो था उसको हम आपको करके दे देंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो उसके लिए परेशान ना हो, जो आपके पास अभी है उस पर करते रहिए आप लोग। चलिए, इक्विवेलेंट वेट की हम लोग बात कर रहे थे बेटा। तो इक्विवेलेंट वेट क्या था कि किसी भी सब्सटेंस का वह अमाउंट, सॉरी अच्छा अर्पित, ये मैं कर रहा हूं, सॉल्व किए हो तो कम से कम उसको भेजना चाहिए था, भेजोगे नहीं, कैसे पता किए हो? ठीक है, प्रॉपर भेजिए। तो आइए शुरू करते बेटा, टाइम नहीं है। तो डेफिनेशन क्या थी बेटा हम लोगों की? किसी भी सब्सटेंस का वह अमाउंट जो हाइड्रोजन के कितने अमाउंट से रिएक्ट कर रहा था, कितने वेट से रिएक्ट कर रहा था? 1 ग्राम से, याद करिए, यहीं से एंड किया था हम लोगों ने। तो ऑक्सीजन के कितने अमाउंट से रिएक्ट कर रहा था? 8 ग्राम से। और क्लोरीन के कितने अमाउंट से रिएक्ट कर रहा था? 35.5 ग्राम से रिएक्ट कर रहा था। वही उस सब्सटेंस का क्या था? इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना? किसी भी सब्सटेंस का वह अमाउंट जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम से, या ऑक्सीजन के 8 ग्राम से, या क्लोरीन के 35.5 ग्राम से रिएक्ट करेगा, वही वेट उस सब्सटेंस का क्या कहा जाएगा? इक्विवेलेंट वेट। अश्वनी बेटा टाइम से आइए, थोड़ा 2 मिनट पहले आओ, नहीं बाद में कहोगे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ठीक है? तो हमको यह देखना होता है कि कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का कितना मास, कितना अमाउंट हाइड्रोजन के 1 ग्राम से, या ऑक्सीजन के 8 ग्राम से, या क्लोरीन के 35.5 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है, वही उस सब्सटेंस का क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट होगा, ठीक है? तो हम इसको डिफाइन क्या बोल सकते हैं? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच आर रिएक्ट्स विद 1 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन कॉल्ड एज इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना? अब अगर बात किया जाए, इसके तरीके बहुत से हैं बेटा, बहुत मेथड है इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने की। इसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज बनती है, उसको पहले आप समझो क्या है। ये कोई कंपाउंड है, ध्यान से समझिएगा बात मेरी, ये कोई कंपाउंड है। अब आपसे एक बात, इक्विवेलेंट वेट आपसे कहेगा कि इस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट बता दो। आप समझो ध्यान से बात को, इस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट बता दो। दूसरा क्वेश्चन एक बनता है कि इस कंपाउंड के जितने भी कंपोनेंट हैं उनका इक्विवेलेंट वेट बता दो। 2 बात बोला हमने,
एक तो पूछा कि इस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, दूसरा क्या पूछ सकता है कि इस कंपाउंड में जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी कंपोनेंट एलिमेंट हैं, उनका इक्विवेलेंट वेट आपसे पूछ सकता है। तो अभी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं इक्विवेलेंट वेट की, बेटा शुरुआत में हम लोग डिफिनीशन पे बात करने जा रहे हैं, तो डिफिनीशन में हम उन एलिमेंट का, कंपोनेंट्स का इक्विवेलेंट वेट निकालने जा रहे हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट का। ठीक है, हम होल कंपाउंड का निकालने नहीं जा रहे हैं, बाद में हम लोग आगे करते करते आगे आएगा ही कंपाउंड का कैसे निकालेंगे, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हमको सिर्फ वैसे बेटा आप एक सिंपल सी बात समझो, आपको दे दिया ये कैल्शियम ऑक्साइड, ध्यान से समझिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड तो कंपाउंड हुआ ना, तो दो क्वेश्चन यहां बनते हैं। आपसे कह देगा कि इस पूरे कैल्शियम ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट बता दो, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपसे कह दिया कि इस कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, दो बात हमने किया। आपसे कह दिया कि यार ये सोडियम ऑक्साइड है, और कहा इस सोडियम ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट बता दो पूरे कंपाउंड का। दूसरा पूछ सकता है कि सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। ये बात सबको क्लियर बेटा? इंडिविजुअल एलिमेंट का पूछ सकता है और होल कंपाउंड का पूछ सकता है। अब डिफिनीशन क्या थी कि किसी भी सब्सटेंस का वह अमाउंट जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम से, ऑक्सीजन के 8 ग्राम से या क्लोरीन के 35.5 ग्राम से रिएक्ट करता है, वही उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। डेफिनेशन ठीक है। तो जो भी कैलकुलेशन हमको इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में निकालना है, वो किस पे बात करना, हाइड्रोजन हमेशा किस पे लिया जाएगा 1, ऑक्सीजन के लिए 8, क्लोरीन के लिए 35.5। ठीक है, अब एक बात बताओ आप, हमसे क्वेश्चन ये कहा गया कि व्हाट इज द, लाइन सुनिएगा ध्यान से, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम ऑक्साइड। किसका पूछ रहा है? कैल्शियम का पूछ रहा है। इस कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का, तो एकदम आसान तरीका समझो बेटा। ठीक है, अभी हम फार्मूले पर नहीं बात कर रहे, हम सिर्फ डेफिनेशन पे बात कर रहे हैं। इसको दो पार्ट में हम ब्रेक कराते हैं, दो पार्ट में, एक कैल्शियम वाला पार्ट हुआ और एक ऑक्सीजन वाला पार्ट हुआ। ठीक है, अब हमसे कहा कि कैल्शियम का निकालना, तो ये बताओ कैल्शियम का मास कितना होगा, एटॉमिक मास। वेरी गुड अर्पित, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, ऑक्सीजन का बेटा क्या होगा 16। अब अगर हम ऐसे बोल दें कि 16 ग्राम ऑक्सीजन 40 ग्राम कैल्शियम, कह सकते हैं अगर एटॉमिक मास याद करिए, एटॉमिक मास हम ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा था। तो ये बताओ जब 16 ग्राम ऑक्सीजन ने 40 ग्राम कैल्शियम से रिएक्ट किया होगा, रिएक्शन किया होगा, तभी तो ये बना होगा बेटा। तो ये बताओ 16 ग्राम ऑक्सीजन कितने से रिएक्ट किया, 40 से। डेफिनेशन क्या है कि ऑक्सीजन का 8 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, आधा हुआ बेटा। तो इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका हाफ इसके हाफ से रिएक्ट करेगा, तो कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ 20। आंचल कुमारी बेटा 20, हाँ ठीक है। जैसे अब कहा सोडियम ऑक्साइड है, अब हमसे कहा कि सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का इक्विवेलेंट वेट बता दो। अब सोडियम का, अब सोडियम का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल, दो पार्ट में ब्रेक करा लो बेटा। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, जस्ट डबल करेंगे, डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 46 ग्राम बोल सकते हैं। ऑक्सीजन का क्या होगा 16 ग्राम होगा। अब बताओ 16 ग्राम ऑक्सीजन ने कितने से रिएक्ट किया 46 से। जब 16 ग्राम ने 46 से रिएक्ट किया, डेफिनेशन क्या है बेटा कि ऑक्सीजन का 8 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, ये कितना हाफ हुआ, तो ये भी क्या होगा हाफ होगा। कितना हुआ कि सोडियम का इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया 23। वेरी गुड कनिष्का 23, वेरी गुड बेटा। ठीक है, चलिए कुछ निकालिए आप लोग। मान लो आपको दे दिया जाए MgCl2, फास्ट एकदम करिएगा MgCl2। चलिए MgCl2 में Mg का इक्विवेलेंट वेट निकालिए सब लोग जल्दी से, Mg का इक्विवेलेंट वेट निकालिए।
Mg का इक्विवेलेंट वेट निकालिए जल्दी से, आसान है एकदम बेटा। अर्पित, हाँ 12, वेरी गुड। और लोग बताइए जल्दी से। अश्वनी का भी आ गया 12 ग्राम। आगे और लोग, कनिष्का बताओ। आंचल कहाँ गए? 12, वेरी गुड। सेजल भी 12 आ गया, ठीक, वेरी गुड। आयुषी का भी 12, वेरी गुड, सबका सही। क्लियर है ना? ये हो जाएगा। क्या था बेटा? Mg का क्या था बताओ? Mg का एटॉमिक मास 24 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास। और क्लोरीन 35.5 का डबल हो जाएगा 71। तो 71 24 से रिएक्ट किया तो डेफिनेशन क्या है क्लोरीन के लिए? 35.5 ग्राम, हाफ हुआ, तो ये भी हाफ हो गया। तो मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ? 12 हुआ। वेरी गुड, सबका सही है। चलिए एक जल्दी से आंसर बताइए सब लोग। Al2O3, Al2O3 को क्या पढ़ते हैं बताओ? इसी को थोड़ा सा इसका नेमिंग समझ लो। इसका केमिकल नेम तो सबको याद होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं ना इसको। इसी एल्युमिनियम ऑक्साइड को एल्यूमिना भी कहा जाता बेटा, एल्यूमिना। और इसी को एक नाम देते हैं कोरंडम, कोरंडम, कभी कभी ऐसे बोल देता कोरंडम में। अब कहा कि कोरंडम में एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट निकालना था। वेरी गुड, कोरंडम, हाँ। तो अब चलिए जल्दी बताइए, एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट में बताइए कोरंडम में। वेरी गुड, 9। और लोग निकालो बेटा, जल्दी निकालो। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27। हाँ एल्युमिना। आंसर बताओ, आंसर इक्विवेलेंट वेट बताओ। नाइन, वेरी गुड। कनिष्का का, आयुषी का 9, ओके, वेरी गुड। और लोग जल्दी करिए बेटा। एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम 27, तो 27 2 जा 54 ग्राम। ऑक्सीजन 16 3 जा 16 होता ना, तो ये हो जाएगा 48। अब 48 54 से रिएक्ट किया था, तो डेफिनेशन क्या थी? 8 ग्राम। तो ये 1/6 हुआ, तो ये भी 1/6 होगा, तो इसका 1/6 क्या होगा? 9। तो एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया? 9। एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट 9 हो जाएगा। क्लियर है? बोलिए तब आगे बढ़े बेटा। ये क्लियर है इतना सबको? तो आपको कोई भी कंपाउंड दिया होगा और उस कंपाउंड को देख करके आपसे कहेगा कि बता दो उसका इक्विवेलेंट, उसके एलिमेंट का, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालने का। तो ये बेटा आप समझो कि अगर हमको डेफिनेशन नहीं पता होगी तो क्या हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। ये 8 ग्राम, 1 ग्राम, 35.5 ग्राम अगर हमको नहीं पता हुआ तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए डेफिनीशन पे याद कंसंट्रेट करना है। और जो आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन आपके डेफिनीशन बेस्ड है, फार्मूला बेस्ड नहीं है। ठीक है? तो एकदम फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या करना था बेटा? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच आर रिएक्ट्स विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन कॉल्ड एज इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, जिसमें एक निकालने का तरीका ये था हमारे पास। ठीक बेटा? अब हम थोड़ा सा इसी को बढ़ाते हैं और जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है उस पे हम बात करते हैं। जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया बेटा उस पे थोड़ी सी बात किया जाए। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। अच्छा एक बात बताओ आप, जब कोई भी मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा?
मेटल हाइड्राइड, ऐसे लिख सकते हैं, MS2 मान लो लिख दिया, मेटल हाइड्राइड। मान लो कोई मेटल M है और उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो हो सकता वो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। कोई मेटल है उसने क्लोरीन से रिएक्शन किया तो क्या बनाएगा, वो मेटल क्लोराइड बनाएगा। फार्मूला जरूरी कि यही हो, फार्मूला बदलेगा, लेकिन हम एक जनरल O2S2 लेके बात करें तो इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। कुल मिला के मेटल ने हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड, ऑक्सीजन से किया मेटल ऑक्साइड, और क्लोरीन से किया तो मेटल क्लोराइड। ये तो सब लोग जानते होंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए बेटा। क्वेश्चन ये है, आपसे क्वेश्चन दिया व्हेन, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, जहां लिखने में दिक्कत हो बताइएगा। व्हेन 4 grams ऑफ मेटल, 4 grams ऑफ मेटल reacts with 4 grams of metal reacts with oxygen। कह रहा है 4 ग्राम मेटल ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, then 4.8 grams of metal oxide is obtained। 4.8 grams of metal oxide is obtained। What is the equivalent weight of metal? बेटा क्वेश्चन को पढ़िए सब लोग जल्दी से, क्वेश्चन को पढ़िए, जहां डाउट हो बताइए पहले। सॉरी, क्या करा बेटा, कोई मेटल है और उस मेटल का कितना ग्राम, 4 ग्राम। करा वो रिएक्शन किससे कर रहा है, ऑक्सीजन से, और जब वो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जा रहा है तो कितना ग्राम ऑक्साइड मिला, 4.8 ग्राम। अब हमसे कहा कि उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। यह बात सबको क्लियर है बेटा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब इसको करना कैसे, अभी हम इसको चेंज करेंगे, अभी हम एकदम बेसिक इस पे बता रहे हैं। इसी फार्मूले, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, बहुत तगड़ा, ठीक है। अब बताओ आप, सपोज करो, क्वेश्चन कैसे करना, अटेम्प्ट कैसे करना। ये मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, क्या बना बेटा, MO2 मान लो, ये तो कर सकते हैं। अब ये बताओ इस मेटल का वेट क्या गिवन था, 4 ग्राम, और जो ऑक्साइड मिला वो कितना ग्राम मिला, 4.8 ग्राम। अब आप ये बताओ बेटा, हाँ वेरी गुड बेटा, गुड। तो ये बताओ इस 4.8 ग्राम में 4 ग्राम तो मेटल ही रहा, इस 4.8 ग्राम में 4 ग्राम क्या रहा होगा, मेटल। और जब 4 ग्राम मेटल था, अगर आपसे कोई पूछता कि इसमें ऑक्सीजन कितना है तो आप बोलते कि ऑक्सीजन कितना होगा, 0.8 ग्राम। ये बात सबको क्लियर है बेटा। भाई इसमें होल तो यही मिल रहा है ना, ये इतना है। अब ऐसे है कि दाल चावल है, कर दिया दाल चावल का वेट 2 kg है, दाल चावल का वेट 2 kg है और कहा चावल 1.5 kg है, तो दाल कितना हुआ, ½ kg। वही बात है कि ये कितना है, 4.8, इसमें 4 ग्राम क्या है, मेटल, तो ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, 0.8। हाँ शिवम, वेरी गुड, 40। अब बताओ बेटा, क्वेश्चन ये कहा था कि मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। अब बताओ, यही 0.8 ग्राम ऑक्सीजन ने ही तो इससे 4 ग्राम से रिएक्ट किया होगा। तो जब 0.8 ग्राम ऑक्सीजन 4 ग्राम मेटल से रिएक्शन कर रहा है, तो डेफिनीशन क्या थी बेटा कि 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने मेटल से रिएक्शन करने वाला है। ये बेटा 10 टाइम हुआ, जब ये 10 टाइम तो इसका भी 10 टाइम, इसके 10 टाइम से ही रिएक्शन करेगा, और इसका 10 टाइम क्या होगा,
140, मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ 40। ये बात सबको क्लियर है बेटा? कैलकुलेशन किस पे करना था ऑक्सीजन के लिए? 8 पर, तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट ये आ गया। ये बात सबको क्लियर है? आंसर दीजिए। अश्विनी समझ में आया? अर्पित ओके। चलिए एक क्वेश्चन मैं फिर से इसको कर रहा हूं बेटा, चेंज कर रहा हूं इसको, मैं हटा रहा हूं उसको। देखो इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करने जा रहा हूं। देखो इसको मैं, अच्छा इसको मैं हटा दे रहा हूं, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओ। चलो अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, सबको करना है बेटा, सबका आंसर आना चाहिए। चलिए नीतू त्रिवेदी, चलो बेटा ठीक है, चलो एक क्वेश्चन सब लोगों का आंसर आना चाहिए बिना कहे, जल्दी से। चलिए, करा 6 ग्राम्स ऑफ मेटल reacts with chlorine, and gives 148 grams of metal chloride। 148 ग्राम मेटल क्लोराइड मिल रहा है बेटा। व्हाट इज द, क्वेश्चन आगे समझ ही गए होंगे, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल? जल्दी आंसर सबका आना चाहिए, 30 सेकेंड। चलिए बेटा जल्दी से, 30 सेकेंड है आपके पास, इतने में आ जाना चाहिए। मेटल का इक्विवेलेंट वेट, अब मेटल का वेट आपको दिया है और जो क्लोराइड बन रहा है उस क्लोराइड का वेट दिया हुआ है। फास्ट करिए। एकदम आसान है, एकदम कुछ नहीं है, सीधे सीधे कैलकुलेट थोड़ा सा करना है। कितना, इतने से यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा, पढ़ते चले आए बचपन से। 10 आम का दाम 50 रुपया, तो 50 का कितना होगा? जल्दी करिए, आंसर बताओ बेटा सब लोग। अगर समझ में आ रहा होगा तो आंसर दीजिए। इतना टाइम नहीं, किसी का आया? अर्पित 1 पॉइंट, वेरी गुड 1.5। और लोग करो बेटा। कनिष्का प्रसाद, वेरी गुड 1.5, यस बेटा, गुड। चलो देखते, एकदम आसान है बेटा। देखो एम मेटल है, क्लोरीन से रिएक्शन किया तो कितना ग्राम मेटल क्लोराइड बन रहा है ये निकालना था। अब देखो ये बताओ, ये कितना दिया था 6 ग्राम, और ये कितना दिया है 148 ग्राम। अब बताओ इस 140 सबका गया, वेरी गुड नीतू त्रिवेदी, वेरी गुड आयुषी सिंह, सबका वेरी गुड, एक्सलेंट, वेरी गुड सबका। विजय शुक्ला, वेरी गुड बेटा, यस ऐसे आंसर आना चाहिए, लेकिन स्लो है, फास्ट आइए थोड़ा सा और। अब क्या हुआ बताओ, 148, जो लोग नहीं समझ पाए देख लो बेटा फिर से। इस 148 ग्राम में मेटल कितना है 6 ग्राम।
जब इसमें 6 ग्राम मेटल है तो इसमें क्लोरीन कितना होगा, इसको माइनस कर दो तो ये कितना हुआ 142 ग्राम, माइनस किया। अब बताओ 142 ग्राम क्लोरीन ने कितने से रिएक्ट किया, 6 से। डिफिनेशन क्या थी, 35.5 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, सीधे सीधे देखो इसका ये 1/4 है, 35.5 का डबल कितना होता है 71, और 71 का डबल क्या हो जाएगा 142, ठीक है। तो ये 1/4 है तो इसका भी 1/4 चाहिए, और इसका 1/4 6/4 1.5 आ गया इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं, इसी क्वेश्चन में करेक्ट, थोड़ा सा इसी को एकदम मैं चेंज करने जा रहा हूं। चेंज क्या है, क्वेश्चन यही है आपके सामने, इक्विवेलेंट वेट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है बेटा, एकदम ध्यान समझिएगा मेरी बात को। यही लाइन जो लिखी हुई है आपके सामने, इसी लाइन को मैं चेंज करने जा रहा हूं, जो ये लाइन यहां से व्हाट इज द, ये इतना पार्ट, इतना हमने चेंज किया, व्हाट इज द एटॉमिक मास। अब सुनो बेटा, थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूं, एटॉमिक मास ऑफ मेटल इफ फार्मूला ऑफ, इसको हटा दे बेटा सब लोग, ये हटा दे रहा हूं इसको क्योंकि थोड़ा सा बढ़ेगा। चलिए, व्हाट इज द फार्मूला एटॉमिक मास ऑफ मेटल इफ फार्मूला ऑफ मेटल सल्फेट, चलो लेते हैं सल्फेट, मेटल सल्फेट इज M3SO4 होल ट्वाइस कर दो, चलो इसको M2SO4 बना दे, M2SO4 होल ट्वाइस। या एक चीज और कर लेते हैं, और थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, इसको फास्फेट बना दे, इसको मैं फास्फेट बना दे, चलो M3PO4 होल ट्वाइस। ये सुनिए ध्यान से बेटा, क्वेश्चन को समझिए। अभी तक हमने पीछे वाले क्वेश्चन में एकदम रिलैक्स होकर समझना बेटा सबको, पीछे जो भी जस्ट हमने किया उसमें ये पूछा था कि उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, जो हमारे पास क्या निकल के आया 1.5। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से सब लोग। हमसे बेटा इक्विवेलेंट वेट यहां क्वेश्चन में नहीं पूछा है, हमसे कह रहा है कि जो मेटल हमने यूज किया है उस मेटल का एटॉमिक मास क्या होगा, यह क्वेश्चन पूछा, एटॉमिक मास। अब तो मामला फंस जाएगा। अब देखिए करना क्या है बेटा, अब करना क्या है, एक फार्मूला आपको याद रखना, एटॉमिक मास इज इक्वल टू, फार्मूला याद रखना है इसको बेटा, तभी कर पाएंगे हम। एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, ये फार्मूला है बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा फार्मूले को। मतलब ये है बेटा, वेरी गुड अर्पित। अब ये बताओ बेटा, अगर हमको किसी मेटल का एटॉमिक मास निकालना है तो उसके दो चीजों की जरूरत होगी, क्या क्या, इक्विवेलेंट चाहिए और वैलेंसी चाहिए। सपोज करो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन यही होता तो इक्विवेलेंट वेट तो निकालना ही पड़ता, बिना इक्विवेलेंट वेट निकाले तो हम कर ही नहीं पाते। बिना कहे क्वेश्चन में बोला नहीं था कि इक्विवेलेंट वेट निकालो, लेकिन इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं हम। इक्विवेलेंट वेट कितना निकाल चुके हैं हम लोग बेटा, 1.5, ठीक है। अब हमसे दूसरा काम क्या करना कि हमको चाहिए क्या, वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट तो 1.5 है, अब हमको निकालना क्या है, वैलेंसी निकालना है।
तो वैलेंसी निकालने के लिए बेटा ये जो फार्मूला दिया है ना, ये फार्मूला उसी लिए दिया है कि इस फार्मूले को देख करके हम वैलेंसी को फाइंड आउट कर ले। याद करो बेटा, 9th में और 8, 9 में आपको मिला होगा, क्रॉस करके फार्मूला नहीं बनाते थे, उसकी बैलेंसी इसकी बैलेंसी और दोनों को क्रॉस कर देते थे, याद करो। तो जब क्रॉस करते थे तो जो इधर वाला होता तो कोएफिशिएंट उसके साथ, इधर वाले का कोएफिशिएंट इसके साथ। तो पहली बात समझो फार्मूला क्यों दिया बेटा, वेरी गुड, हाँ हाँ नीतू एकदम वेरी गुड एक्सीलेंट। तो अब क्रॉस करते बेटा तो इसका कोएफिशिएंट कहां जाता, यहां पर कोएफिशिएंट मतलब बैलेंसी, और इसका कोएफिशिएंट इसके साथ जाता। तो ये फार्मूला इसीलिए दिया है कि इसको देख करके हम बैलेंसी को फाइंड आउट करें। चलिए बताइए बैलेंसी क्या दिख रही है सबको, मेटल की बैलेंसी 2 होगी कि नहीं होगी, फार्मूला क्लियर है ना, फार्मूला देख करके बैलेंसी कितनी हुई 2। अब बताओ फार्मूला 2 बैलेंसी 2 मिली, इक्विवेलेंट वेट कितना कैलकुलेट किया था बेटा 1.5 इंटू 2, एटॉमिक मास उस मेटल का क्या है 3। ये बात सबको क्लियर है, वेरी गुड आंचल, जल्दी बताइए आगे बढ़े। इसी को एक क्वेश्चन इस पे और कराना, जल्दी से आंसर दीजिए कि ये आगे बढ़ सकते हैं ना, समझ में आया सबको, कोई डाउट हो बोलिए, जिसको ना समझ में आ रहा हो। आंचल 2, नीतू, हाँ हाँ और लोग बोलिए जल्दी भाई, बढ़े आगे, क्लियर। चलो कनिष्का आगे, और कोई हो बताओ, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम इसमें कि कहां से आया क्यों हुआ, इसलिए एकदम आराम चल रहा हूं। चलो बेटा अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बदल रहा हूं, इसी क्वेश्चन को फिर से, ठीक है, इसी की एकदम लाइन यही है, या एक क्वेश्चन और लेते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू बदल देते हैं। चलो आओ, अब थोड़ा सा एक काम, फार्मूला याद रखना बेटा, एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है बेटा हमारे पास, एकदम आसान सा दे रहे हैं, 40 ग्राम्स ऑफ मेटल reacts with 'hydrogen gives 44 grams of metal hydride, 44 grams of metal hydride, ठीक है। what is the फार्मूला ऑफ, अब देखो फार्मूला, वहां फार्मूला दिया तो यहां फार्मूला बनाना है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मेटल सल्फाइट, चलो सल्फाइट बोल रहा हूं बेटा, सल्फाइट इफ एटॉमिक मास ऑफ मेटल इज 30। क्वेश्चन को समझिए बेटा ध्यान से, पहले पढ़िए सब लोग। मेटल का वेट कितना दिया है 40 दिया है बेटा, किससे रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन से। जो हाइड्राइड मिला उसका वेट कितना दिया है 44 ग्राम, ठीक है। अब हमसे और क्या दिया, उस मेटल का एटॉमिक मास दिया हुआ है हमको, और हमसे कहा है कि उस मेटल के सल्फाइड का फार्मूला बताओ। तो ये अभी जो फार्मूला हम लोगों ने लिखा था बेटा
कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। तो बेटा ये बताओ फार्मूला हम कब बना सकते हैं, जब उस मेटल की हमको क्या पता हो जाए, वैलेंसी। अब हमको एटॉमिक मास तो क्वेश्चन में गिवन है, और हमारा जो मेथड है जो हम इक्विवेलेंट वेट पढ़ रहे हैं उससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ई आ जाएगा। एटॉमिक मास गिवन है तो उस मेटल की क्या हो जाएगी बेटा, वैलेंसी आ जाएगी, और जब वैलेंसी आ जाएगी तो उसको हम क्या करेंगे, उससे हम फार्मूला बना लेंगे। चलिए पहले इक्विवेलेंट वेट निकालिए सब लोग, तुरंत इक्विवेलेंट वेट का आंसर दीजिए निकाल के, जल्दी बताइए इक्विवेलेंट वेट कितना आया, इक्विवेलेंट वेट कितना है, जल्दी करो बेटा। इक्विवेलेंट वेट पहले बताइए कितना आया सब लोग। चल अर्पित कहाँ गए सब लोग, जल्दी करो भाई आंसर दो। इतना स्लो चल रहे हो बताओ। चलो ये बताओ मेटल M है, हाइड्रोजन से रिएक्ट किया क्या बनाएगा, मेटल हाइड्राइड। ये तो एकदम घटिया सा क्वेश्चन। 10, वेरी गुड वेरी गुड सब। चलो अब आया इक्विवेलेंट वेट 10 आया ना बेटा सबका। चलो अश्वनी का आ गया, कनिष्का, आयुषी, आंचल का, चलिए वेरी गुड। सबका इक्विवेलेंट वेट 10 आ रहा है बेटा, आएगा। ये कितना दिया बेटा 40 ग्राम। ये कितना दिया है 44 ग्राम। बैलेंस निकालो लोग जो आ गया है। तो बताओ इसमें 40 है, मेटल कितना उसमें 40, तो ये कितना हुआ 4 ग्राम। अब 4 ग्राम कितने से कर रहा है 40 से, तो इसका 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, 10 से करेगा कि नहीं करेगा। तो इक्विवेलेंट वेट तो आ गया बेटा कितना 10। हाँ नीतू, आंचल, बैलेंसी, वेरी गुड। बैलेंसी आ गई, कनिष्का बैलेंसी आ गई। चलिए 3। हाँ सिंपल सा, एटॉमिक मास 30, ये 10 आया आपका, बैलेंसी तो डिवाइड कर दोगे इसको, बैलेंसी 3 आ गई सबको। अब हो सकता है कुछ किसी को थोड़ी सी एक प्रॉब्लम होगी, यहां पर हमने सल्फाइड बोल दिया, यहां पर हमने क्या कर दिया सल्फाइड। चलिए अगर सल्फाइड किसी को पता हो करिए, बताइए फार्मूला क्या बनेगा। चलिए पहले बताइए, हम बता रहे हैं, पहले आप बताइए अगर आता हो तो। सल्फाइड का फार्मूला बना दीजिए। चलिए बैलेंसी सबका क्लियर है 3, वेरी गुड सबका। वैलेंसी 3 आ गई। चलिए फार्मूला बनाइए, जल्दी आंसर दीजिए फार्मूला। चलो मैं हिंट कर दे रहा हूं। चलो एक बात बेटा, अगर S डबल माइनस हो, मतलब बैलेंसी हम ऐसे बोले तो 2 बोल सकते हैं। हाँ तो इसको हम लोग बताया भी था एक दिन आपको, फर्स्ट क्लास में बताया, सल्फाइड आइड बोलते हैं। अगर यही SO3 डबल माइनस हो जाए, -2 हो जाए, तो ये हमारा सल्फाइड है। अब आपसे एक चीज बताया था कि आइड अगर है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए, मान लो ऑक्सीडाइज होकर के ऑक्सीडेशन हो जाए उसका, SO4 -2, तो ये बन जाएगा क्या, सल्फेट हो जाता है ये SO3। हाँ SO3 डबल माइनस है ना। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। फार्मूला बनाओ। अरे फार्मूला जो पूछा है क्वेश्चन में उसके मेटल मतलब M मान लो। देखो ऐसे करना है, मेटल M, इसकी बैलेंसी क्या निकाले हो 3 माने हो ना। देखो करना क्या, मेटल की बैलेंसी 3 हम लोग निकाले है ना। अब सल्फाइड का है तो SO3 बैलेंसी इसकी क्या लिया 2। हमको क्वेश्चन का आंसर देना बेटा। तो अब क्या करना है हमको, ये कर लिया जैसे पीछे करते थे। अब देखो मेटल की बैलेंसी 3 निकाला, सल्फाइड क्या -2 होता है, तो -2 मतलब बैलेंसी बोल सकते हैं, बैलेंसी उसके नीचे उसके। और याद करो क्रॉस नहीं किया था, ऐसे हो गया। तो क्या बन जाएगा फार्मूला, M मेटल M2 SO3 होल थ्राइस। आंसर हो गया, ये यही आंसर था।
मेटल की वैलेंसी निकाला 3, सल्फाइड क्या हुआ -2, तो जो चार्ज होता तो वही तो वैलेंसी मान लेते थे, यहां पर क्रॉस कर दिया, तो यही तो क्वेश्चन था। ये बात सबको क्लियर है बेटा? जल्दी से आंसर दीजिए। अब जैसे मान लो यहीं पर कहा होता सल्फाइड आइड M2SO3 होल ट्वाइस, होल थ्राइस, हाँ होल थ्राइस, हाँ यस नीतू, आंचल कुमारी, हाँ वेरी गुड, M2SO3 होल थ्राइस, गुड। अब कुछ भी पूछ सकता है। अब कह दिया यार इसके फास्फेट का फार्मूला बताओ, तो फास्फेट क्या होता है PO4-3, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के अभी तक क्या कंक्लूजन निकला कि इक्विवेलेंट वेट निकालना ही पड़ेगा, कहे चाहे ना कहे। एटॉमिक मास पूछ सकता है, या फार्मूला पूछ सकता है, या उस मेटल की वैलेंसी पूछ सकता है। इतनी बात बेटा उम्मीद करता हूं सबको समझ में आई होगी। बढ़े हम? क्लियर है सबको? ब्रजेश शुक्ला वेरी गुड। हाँ इतना लेट नहीं बेटा, फास्ट करिए, एकदम आसान है यार, इसमें टाइम इतना नहीं लगना चाहिए। चलो बढ़ते बेटा फिर से, ठीक है। तो अभी तक एक तो हमारे एनसीईआरटी से रिलेटेड, और कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में अगर आप उठा के देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो आए हुए हैं, और एनसीईआरटी में आपका इतने से क्वेश्चन जरूर पूछा है, दिया है एनसीईआरटी, मतलब एक्सरसाइज में अगर आप उठा के देखोगे इक्विवेलेंट वेट से। अभी तो इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने के बहुत से तरीके होते हैं बेटा, ये अभी तो हम लोगों ने सिर्फ शुरू किया है, अभी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। दो क्लास हम लोग इस पे पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वेट पे, तो थोड़ा सा फास्ट करिए, छोटे छोटे कैलकुलेशन है बेटा, तो उस पर इतना टाइम नहीं खराब करना है, ठीक है ना। इस पर एक डेफिनेट टाइम पर हम लोगों को 1 घंटे में अगर चीज़ों को कवर करना है तो थोड़ा फास्ट रहिए, एक्टिव रहिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि 2 मिनट पहले आइए कि 11 बजे एग्जैक्ट हम लोग शुरू कर लें, ठीक है। चलिए आइए एक बात करते हैं, अब इसी को बेटा थोड़ा सा मैं बढ़ाने जा रहा हूं, इसी हेडिंग को मैं थोड़ा चेंज कर दूं पहले, और सुनिएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड एंड बेस। किसी एसिड का, किसी बेस का आपको कहेगा कि भैया एसिड है, उस एसिड का इक्विवेलेंट वेट बता दो, कोई बेस है उसका इक्विवेलेंट वेट बता दो, तो कैसे निकालोगे। तो पहले मैं आपसे पूछता हूं, जितने लोग हो तुरंत एकदम फास्ट बेटा, व्हाट इज द एसिड। अगर एसिड को डिफाइन करना हो, बहुत चीजें हम लोग पढ़ेंगे बेटा, जल्दी एसिड बताओ, जल्दी जल्दी टाइप करिए, एकदम जितना शार्ट हो सके उतना टाइप करिए आप, बस समझ में आ जाए। व्हाट इज द एसिड? 10th में है ना आपका शायद, एसिड बेस साल्ट है 9th 10th में। जल्दी बताओ व्हाट इज द एसिड, जल्दी जल्दी जल्दी। अर्पित पांडे H+ डोनेट, अच्छा वेरी गुड, ठीक। और लोग इतना स्लो आप लोग चल रहे हो। अच्छा बेटा जब हम लोग एसिड की बात करते हैं, चलिए आइए, H+ आयन डोनर, यस ठीक है नीतू। तो जब हम लोग एसिड की बात करते हैं, और एसिड बेस पे, यहाँ तो हम लोग अभी बहुत डिटेल नहीं जाएंगे एसिड बेस पे, क्योंकि हम लोगों का एक चैप्टर है, आगे पढ़ेंगे हम लोग आयनिक इक्विलिब्रिया टॉपिक आगे आपको मिलेगा, उसमें एसिड और बेस को बहुत ही एक्सप्लेन किया गया है। उसमें कई कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, जैसे आप लोगों ने अभी तक 10th लेवल पे जो पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा कि जो H+ आयन देगा, जो सब्सटेंस H+ आयन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, या एक्वस मीडियम में डालने पर H+ आयन देने की टेंडेंसी रखेंगे, वो क्या होंगे एसिड, और जो OH- डोनर होंगे वो क्या होंगे बेस। ये पढ़ा होगा, जो H+ देता है वो एसिड, जो OH- देता है वो बेस होता है। ये आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट बेटा,
सबसे पहले अगर देखा जाएगा कि केमिकली या केमिस्ट्री के लैंग्वेज में जो एक्सप्लेन किया गया, नहीं पहले क्या था, एसिड और बेस के लिए पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में, अगर 10th में रहा होगा तो उसमें क्या था, पहले टेस्ट लेकर के कि खट्टा है मीठा है कैसा है, तब बता देते थे कि एसिड है कि बेस है। लेकिन हर कंपाउंड को टेस्ट करना तो पॉसिबल है नहीं। अब साइनाइड का टेस्ट कौन करेगा, साइनाइड का टेस्ट लेकर के कौन बताएगा कि खट्टा है मीठा है, ठीक है। तो बाद में बात आई कि यार हर कंपाउंड को तो ऐसे नहीं हो सकता टेस्ट लेकर के, तो फिर क्या हुआ, फिर आया आपका लिटमस पेपर आया। लिटमस पेपर क्या करता था, रेड को ब्लू, ब्लू को रेड कर देता था, ऐसा था। फिर आई उसकी प्रॉपर्टी कि यार चलो बेस इसको मार रहा है, ये एसिड मार रहा है, रिएक्शन करके साल्ट बना रहा है, तो साल्ट बना रहा है जिसका मतलब एक एसिड हुआ एक बेस हुआ, वो चीजें हुई। लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स आए वो कहाँ से आए बेटा, हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट आया आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, जो आप लोग बोल रहे हो कि एक्वस। देखो एक बात समझो, द कंपाउंड्स विच फर्निशेस H+ आयन इन एक्वस मीडियम। एक्वा मतलब पानी। बेटा ये कंपाउंड अगर ये एसिड है तो इस सॉलिड स्टेट में H+ थोड़ी देगा। आयन कब बनता है, आयन कब बनता है, जब एक्वस NaCl है। अब समझो ध्यान से, NaCl है। अब अगर सोचो आप कि NaCl एसिड नहीं है, मैं एक बात बोल रहा हूं कि NaCl है, अब ये नमक आपका, तो नमक आप सोचो कि उस नमक से हम Na+ अलग कर लें या Cl- अलग कर लें, तो क्या ये पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल है बेटा ये। हाँ अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अब क्या हुआ, Na+ Cl-, ये तभी हमको नमक हमको Na+ और Cl- आयन तभी दे सकता है जब उसको एक्वस मीडियम में डाला जाए, पानी में डाला जाए। तो एसिड और बेस को बेटा ये सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोल देते हैं कि H+ देगा एसिड, OH- देगा बेस देगा। लेकिन उसको अगर थोड़ा सा अच्छे से, आपके हिस्ट्री आप 11th में आ गए हो आप, अब आपको हर टर्म को बहुत अच्छे से बोलना होता है, लिखना होता है, ठीक है। अब 9th 10th लेवल पर चल जाता है कि यार H+ दिया एसिड, OH- दिया, ठीक चलेगा। अब सुनिएगा, द कंपाउंड्स विच फर्निशेस H+ आयन इन एक्वस मीडियम। इन एक्वस मीडियम, पानी में डालने के बाद, क्योंकि आयन तभी बनेगा जब एक्वस मीडियम मिले, जब उसको सॉल्वेंट मिले। तो द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूसेस या फर्निशेस H+ आयन इन एक्वस मीडियम कॉल्ड एज acid, and the compounds which produces OH- ion in aqueous medium called as base। सब लोग इतना जानते हो बेटा, हमको उस पे नहीं जाना है बहुत, उसके डेफिनेशन या उसके एक्सप्लेन करने पे। अब फिर उसी पे एक बात आती है, क्या आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है ये जो हमने बोला भी आपसे, जो आप जानते हो। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट फिर आता है, क्योंकि आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट फेल कर जाता। फेल करने का मतलब कि हर कंपाउंड पर अप्लीकेबल नहीं हुआ, कोई लिमिटेशंस हो गई उसकी। फिर उसके बाद एक आता है, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, एक फिर आता है ब्रास्टन-लोरी का कॉन्सेप्ट। इसी के बाद तो ब्रास्टन-लोरी का कॉन्सेप्ट आया, उसने कहा भैया H+ मतलब प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन H+ आयन मतलब प्रोटॉन। तो उसने कहा कि जो H+ या प्रोटॉन डोनर होगा वो एसिड होगा, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, जो H+ को एक्सेप्ट करेगा, वो क्या होगा, बेस होगा। लेकिन वो भी कॉन्सेप्ट बेटा, उसकी भी एक लिमिटेशन हो गई, वो भी कुछ कंपाउंड्स में फेल कर गया। और जब वो कुछ कंपाउंड को वो फेल किया, तब उसके बाद एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, कौन सा, जिसको हम लोग नाम देते हैं लुईस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो लुईस कॉन्सेप्ट क्या, तीनों कॉन्सेप्ट जो हमने नाम लिया, आर्हेनियस, ब्रास्टन-लोरी और लुईस, इनको हम 100% परफेक्ट नहीं मान सकते। कुछ कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल हुआ, कुछ कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ उसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो लुईस ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेगा, वो क्या होगा, एसिड होगा, लुईस एसिड होगा। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा वो क्या होगा, बेस होगा। ये लुईस ने कहा। फिर बेटा हमको जो इक्विवेलेंट वेट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हमारा मतलब सिर्फ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट से है,
जो H प्लस देगा वो एसिड, जो OH माइनस आयन देगा वो बेस। क्लियर बात? अब थोड़ा सा आते हैं उसी कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि उस पर हमको जब हम लोग एसिड बेस पढ़ेंगे तो उस पर बहुत डिटेल में चलेंगे। अब बेटा ये बताओ, आपने कहा कि वो कंपाउंड जो एक्वस मीडियम में डालने के बाद H प्लस आयन प्रोवाइड कर रहा है वो क्या हुआ? एसिड हुआ। आपने कहा जैसे क्या HCl है, HCl को बेटा वाटर में डालते हैं क्या देता है? H प्लस आयन दिया, Cl माइनस आयन दिया, तो H प्लस डोनर हुआ। आप H2SO4 की बात करते हो तो H2SO4 आप इसको अगर वाटर में डालते हो तो क्या मिलेगा बेटा? 2H प्लस एंड SO4 डबल माइनस मिल गया। अगर यहीं पर मैं कहूं कि H3PO3 ले लो आप, या PO4 ले लेते हैं अभी, तो इसको अगर वाटर में डाल दो तो ये दे देगा 3H प्लस एंड PO4 माइनस 3। बेटा अब यहीं से समझिएगा, इतना सब लोग देखा भी होगा सब लोगों ने। एक बात मैं बोल रहा हूं उसको समझ लीजिए पहले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वही तो लेके चलना है। द नंबर ऑफ H प्लस आयन, सुनिए कि ध्यान से बेटा, द नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस्ड बाई एन एसिड इन एक्वस मीडियम। The number of H plus ion produced by an acid in aqueous medium called as basicity of that acid. बेसिसिटी आप एकदम बेटा, मैं बेसिक जितना हो सकता वहां से टर्म समझिए, चीजों को क्लियर करिए। एसिड है लेकिन बोल क्या रहे हैं? एसिड है, लेकिन एसिड के लिए जो हम टर्म यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं बेटा? बेसिसिटी। तो कोई भी एसिड वाटर में डालने के बाद जितने H प्लस आयन देगा वही उसकी क्या होगी? बेसिसिटी। अब आप कहोगे कि सर ये बेसिसिटी कैसे बोल दिए, इसको कुछ एसिडिटी भी बोल सकते थे। नहीं बेटा, रीजन क्या है, इसको टर्म ये देने का रीजन क्या था? अच्छा एक बात बताओ, आप H प्लस है, एसिड मान लो H प्लस, OH माइनस मतलब क्या? बेस, और दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? H2 वाटर ना। अच्छा बेटा आप एक बात समझिए इसको, ये H प्लस ये OH माइनस रिएक्शन करके वाटर तो बना लिया। अगर आपसे यहां मैं पूछूं कि यार ये बताओ एक OH माइनस को कितने H प्लस ने न्यूट्रलाइज किया? एक OH माइनस को, तो आप कहोगे सर एक OH माइनस को एक H प्लस ने न्यूट्रलाइज किया। बोलो। और अगर यहीं पर मैं कहता कि यार ये बताओ कितने H प्लस, एक H प्लस आयन को कितना OH माइनस न्यूट्रलाइज करेगा, तो आप कहोगे एक H प्लस को एक OH माइनस न्यूट्रलाइज करेगा। बात तो वही हुई, बात वही हुई, चाहे आप इसको न्यूट्रलाइज करने की बात इससे करो, चाहे इसको न्यूट्रलाइज करने की बात इससे करो, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज तो पता नहीं ना, कौन किसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, कितने H प्लस कितने OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, या कितने OH माइनस कितने H प्लस को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इससे मतलब है। बात समझ में आ रही बेटा सबको? कितने H प्लस को कितना OH माइनस न्यूट्रलाइज कर रहा है, या कितने OH माइनस को कितना H प्लस न्यूट्रलाइज कर रहा है। अब बताओ आप, अगर मैं कहूं कि HCl ले लूं मैं, तो HCl के पास कितने H प्लस है बेटा? एक। तो ये HCl बेस के कितने OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर सकता है? एक। तो कोई भी एसिड बेस के जितने OH माइनस को न्यूट्रलाइज करने की टेंडेंसी रखता है वही उसकी क्या कही जाती है बेटा? बेसिसिटी। तो बेसिसिटी ये दिखाता है कि वो एसिड बेस के कितने OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, बेस के कितने OH माइनस को। अब बताओ आप, HCl है तो आपने क्या बोला कि ये कितने OH माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा? 1। H2SO4 है, कहा जाए कि यार H2SO4 के पास बेस के कितने OH माइनस को न्यूट्रलाइज करने की टेंडेंसी है?
क्या बोलोगे? 2। आप कहा जाए कि अगर H3PO4 है, ये बेस के कितने OH माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा? कितना बेटा? 3। तो डिफाइन करने के लिए जब हम बोलते हैं बेसिसिटी को, तो सीधे सीधे हम एक बात ये बोल देते हैं कि द नंबर ऑफ H प्लस आयन, तो लिख दे रहा हूं बेटा, क्या लिखोगे आप? द नंबर ऑफ H प्लस आयंस furnished by an acid, furnished by an acid is called as basicity, called as basicity of acid, basicity of acid। बेटा कितने कितने H प्लस दे रहा है, वही उसकी क्या होगी? बेसिसिटी होगी। क्लियर बेटा? अब कुछ टर्म और समझे। तो बेसिसिटी उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी बेटा। अब आपसे किसी ने कहा कि यार बेसिसिटी की डिफिनीशन बता दो, व्हाट इज द बेसिसिटी, तो आपको तो ये तो बोलना ही बोलना है। लेकिन अब किसी ने पूछा कि यार एसिड के लिए बेसिसिटी क्यों बोल रहे, तो आप सीधे बोलोगे कि बेसिसिटी का मतलब हुआ कि ये एसिड बेस के कितने OH माइनस को न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी रखता है। क्लियर है? अब यहां पर बेटा कुछ टर्म समझ लेते हैं, इसी में थोड़ा सा देखते हैं इसी को। इसमें क्या है, इसको हटा दें। देखिए तो बेटा यहां पर मैं Cl की बात करूं, इसको भी मैं हटा रहा हूं, सुनिए ध्यान से। चलो इसको ले लेते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेटा ये बताओ इसकी बेसिसिटी क्या बोलोगे? HCl की बेसिसिटी अगर मैं लिखना चाहूं, क्या लिखूंगा बेटा? 1। इसकी बेसिसिटी बताओ, H2SO4 की बेसिसिटी क्या लिखना चाहोगे? 2। इसकी बेसिसिटी क्या लिखना चाहोगे? 3। बोलो, होगी ना? अब सुनो ध्यान से। हाँ 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 हाँ, सही है, सही सही। ये बात तो सबको समझ में आ रही है बेटा। अब एक बात, थोड़ा टर्म समझ लो, इसका टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां गलती करते हैं हम लोग। इसको मैं हटा रहा हूं, अब समझ लो आप बेटा। अगर कोई भी एसिड है तो क्या होगी उसके लिए टर्म, क्या होगा? बेसिसिटी। हाँ बेटा सही है, सबका सही है, वेरी गुड। सुनो बेटा, इसको समझो पहले, इसको अब ध्यान से समझिएगा। तो बेसिसिटी, एसिड के लिए बात कर रहे हैं बेसिसिटी की। मान लो बेटा किसी एसिड की बेसिसिटी 1 हो जाए, तो उस एसिड को हम लोग मोनो बेसिक एसिड बोलते हैं। अब हमसे क्वेश्चन ये बोला यार हमारे पास एक मोनो बेसिक एसिड है, ऐसे बोला, हमसे कहा कि हमारे पास एक मोनो बेसिक एसिड है। इसका मतलब बताना चाह रहा है कि उसकी बेसिसिटी क्या है? 1 है। वो कितने H पर दे सकता है? 1। ठीक है। अब आपसे कहा कि यार बेसिसिटी 2 है, समझ गए होगे क्या लिखना, क्या कहोगे? अगर बेसिसिटी 2 है तो ये है डाई बेसिक एसिड। क्या है? डाई बेसिक एसिड है। और अगर बेसिसिटी 3 हो गई तो इसको हम बोलेंगे कि ये कैसा है बेटा? ट्राई बेसिक एसिड है, ट्राई बेसिक एसिड। ठीक है ना? अब आपसे पूछा क्या, अब देखो इसको, 1 बेसिसिटी, मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक। हाँ, अब बेटा आपसे क्वेश्चन ये कहा कि यार ये बताओ HCl क्या है। अब समझो HCl तो क्या बोलोगे, जल्दी बताओ। HCl को क्या बोलना चाहोगे? इट इज ए मोनो बेसिक एसिड। H2SO4 क्या है? डाई बेसिक एसिड। H3PO4 क्या है? ट्राई बेसिक एसिड। वेरी गुड। ठीक है। तो कभी कभी हमको कंपाउंड नहीं देगा, समझो ध्यान से, कभी कंपाउंड नहीं देगा। अब हमसे बोलेगा कि यार हमारे पास एक ट्राई बेसिक एसिड है,
तो ट्राई बेसिक एसिड बोल दिया तो इसका मतलब तुरंत दिमाग काम करता है। ट्राई ट्राई मतलब 3, बेसिसिटी 3, इसका मतलब कितने H+ देगा? 3। क्लियर है? तो अब यहां से बात हम आते हैं फिर से अपने इक्विवेलेंट वेट पर। इतनी बात उम्मीद करता हूं बेटा सबको क्लियर होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो शर्माना नहीं है, शर्माने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, आने के लिए हमको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आते हैं बेटा जो हमारा इक्विवेलेंट वेट था चल रहा था जिसको हम पढ़ रहे थे कैसे। अब तो एसिड के लिए हमने बात किया बेसिसिटी की, तो बेटा है क्या कि अगर हमको किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, यही तो टारगेट था हमारा, तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो करना कुछ नहीं, सीधे फार्मूला क्या है, जिसका भी इक्विवेलेंट वेट निकालना है उसका मोलिकुलर मास ले लो और उसके मोलिकुलर मास को उस एसिड की बेसिसिटी से डिवाइड कर दो, आपको इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब जैसे बेटा हमसे कहा कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, HCl का निकालना था, तो क्या चाहिए? HCl का मोलिकुलर मास। चलो मोलिकुलर मास कैसे? नंबर, एटॉमिक नंबर का सम, एटॉमिक मास का सम, सॉरी एटॉमिक मास का सम। तो हाइड्रोजन कितना हुआ? 1, क्लोरीन बताओ 35.5। अब बताओ HCl मोनोबेसिक था ना, बेसिसिटी 1 से डिवाइड किया, इसका इक्विवेलेंट वेट निकल के आ गया 36.5। अब ये सब वैल्यू अगर याद भी हो जाए बहुत अच्छी बात है। अब हमसे कहा कि यार H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट बता दो। देखो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, 2 एटम है, सल्फर हो जाएगा 32, ऑक्सीजन 16 इंटू 4 कितना हुआ? 64। बताओ बेसिसिटी कितनी थी इसकी? 2 ना, तो 2 है, डिवाइड कर दिया, ये हुआ 98 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ? 49। विजय शुक्ला वेरी गुड, 36.5 सही है। ठीक है बेटा, तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमको क्या करना है? मोलिकुलर मास को उसकी बेसिसिटी से डिवाइड कर। 49 अर्पित 49 बेटा डिवाइड करोगे 49 आएगा, 48 नहीं आएगा। पूरे कंपाउंड का है ना। अब यही पर अगर क्वेश्चन ये पूछता कि सल्फेट का क्या होगा, SO4 डबल माइनस का, तो यही आता। ठीक है, अब यही काम बेटा हमको करना है किसके लिए? बेस के लिए। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी तो बेस में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि हाँ 49। चलो, तो अब बेटा यहीं पर बेस के लिए करते हैं थोड़ा सा काम। अब आगे बहुत ज्यादा इसमें तो नहीं, अब वो इतना समझ गए तो इसमें तो एकदम आसानी से होता जाएगा। बताओ बेस क्या होता है बेटा? जो OH माइनस आयन देगा ना। अब कोई भी बेस जितने OH माइनस आयन देगा वही उसकी क्या होगी? बेसिसिटी। अब देखो बेसिसिटी नहीं, बेस के लिए हम बात करेंगे किसकी? यहां मैं लिख दे रहा हूं, बेस के लिए बात करेंगे किसकी बेटा? एसिडिटी की। थोड़ा फास्ट करते हैं इसको, एसिडिटी की। ठीक है ना। अब कितने OH माइनस दे रहा है वही उसकी एसिडिटी हो जाएगी। जैसे अब हमसे कहा जाए NaOH, जल्दी जल्दी बताना है, क्या करो बताओ? Na प्लस OH माइनस। अब आपसे पूछा कि यार इसकी एसिडिटी बताओ, कितने OH माइनस? समझ गए इसको सब लोग? कोई भी बेस जितने OH माइनस आयन दे रहा है, जितने OH माइनस आयन वही उसकी क्या होगी? एसिडिटी। और एसिडिटी इसकी क्या हो जाएगी? 1। क्लियर है? अब आपसे कहा मान लो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे दिया। अब इसको तोड़ते हो बेटा तो Mg+2 और क्या दे देगा? 2OH माइनस दे देगा। बताओ कितने OH माइनस आयन दिया? 2। इसका मतलब इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी बेटा?
इसकी एसिडिटी हो जाएगी 2। सबको क्लियर होगा? आसान है एकदम, पीछे वाला ही तो चल रहा है। ठीक है, अब वही बात है कि बेस है अगर, तो बेस के लिए हम बात किसकी कर रहे हैं? एसिडिटी की। अब अगर एसिडिटी 1 हुई, अब समझो टर्म समझो, तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मोनो एसिडिक बेस। अब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम और क्या बोल सकते हैं कि ये मोनो एसिडिक बेस है। ठीक है ना? मान लो वही बात फिर से 2 हो गई एसिडिटी, क्या बोलोगे जल्दी से बताओ? डाई एसिडिक बेस। क्या हो जाएगा? डाई एसिडिक बेस। बेसिसिटी 3 हो गई तो क्या, सॉरी एसिडिटी 3 हो गई तो क्या कहोगे? ट्राई एसिडिक बेस हो गया। क्लियर है बेटा? एकदम आसान है, अब आप समझ गए हो गया। अब यहां पर क्या करना है बेटा? वही जैसे फार्मूला आपको बताया, जैसे एसिड वाला, वैसे ही अगर किसी भी बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो बेस का निकालना क्या करेंगे हम? उसका हम ले लेंगे मोलिकुलर मास, बेस का मोलिकुलर मास ले लेंगे, और कि बताओ कि वहां किससे डिवाइड किया था? बेसिसिटी से। तो यहां किससे डिवाइड कर देंगे? एसिडिटी से डिवाइड कर देंगे। वही उसका क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। हमसे कहा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट बता दो, बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। सोडियम क्या होगा? 23, ऑक्सीजन होगा 16, हाइड्रोजन होगा 1। बताओ एसिडिटी क्या है? 1। डिवाइड किया, इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? 40। क्लियर है? चलिए, रिस्पांस सबका अच्छा है, सब लोग काम कर रहे हैं, अच्छा लगा। ये बात सबको क्लियर बेटा ना? तो सीधे सीधे यार कुछ नहीं करना है, जिसका निकालना। देखिए हाँ, टर्म जब होता कभी, जैसे एक सिंपल कह दिया कि यार एक बेस है, एक ट्राई एसिडिक बेस है। अब हम कहते हैं यार ये ट्राई एसिडिक बेस कौन सा है? कौन सा बेस? नाम तो दिया नहीं है, बात उसके नेम से नहीं है, ट्राई एसिडिक से। ट्राई एसिडिक बोल दिया, इसका मतलब तुरंत दिमाग बात नहीं किया कि ट्राई एसिडिक मतलब कितने OH- दे रहा होगा? 3। ठीक बेटा? तो एक बस करते हैं, आज टाइम ज्यादा हो गया। ठीक है, और काम करिए थोड़ा सा सब लोग, ठीक है ना? काम करिए, जैसे 2 लोगों ने किया तो अच्छा लगा कि कम से कम, लेकिन और लोग करिए। अब बेटा आप कर सकते हो, अब इतना कर चुके हो सब लोग। ठीक है, तो आज की क्लास इसी पर रोकते हैं, और जहां डाउट होगा नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, लेकिन काम करके हमको भेजिए। 25, आप कुछ नहीं 25 मत करिए, आप 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का पर डे बता दो कि हम 5 क्वेश्चन पर डे करेंगे। वही 5 क्वेश्चन करो, लेकिन डेली करना है। 5 क्वेश्चन करो, 3 क्वेश्चन करो, लेकिन एक टारगेट बना लो कि हमको पर डे इतना करके देना है सर को। ठीक है, अब सामने होते तो घुसा भी पाते, अब सामने तो हो नहीं। ठीक है, चलो ओके बेटा, थैंक यू, खुश रहिए, चलिए बाय।